अगर आप इस 13 साल के लड़के को जानते हो जो न्यूज़पेपर बेचकर दूसरे छोटे मोटे काम करके पैसों को इकट्ठा करने के बाद उन पैसों को शेयर मार्केट में लगाकर आज दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक है। अब आप में से कई लोगों ने तो गैस भी कर लिया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अगर आपको नहीं मालूम तो मैं बात कर रहा हूँ इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में कोट यानी कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम माने जाने वाले वॉरेन बफेट की, जो कभी न्यूज़पेपर बेचा करते थे जिससे उन्हें कुछ पैसे मिल सके इन्वेस्ट करने के लिए। आज वो दुनिया के 5वें सबसे अमीर आदमी हैं जिन्होंने अपनी 92 साल की उम्र तक $108 बिलियन की नेटवर्थ खड़ी कर ली है, वो भी सिर्फ इन्वेस्टिंग के बलबूते पे। अब सिर्फ यही नहीं दोस्तों, अगर आप उन अमीर लोगों की लिस्ट देखोगे तो उसमें आपको कोई सेलिब्रिटी या फिर कोई क्रिकेटर नहीं मिलेगा, जबकि सेलिब्रिटी को मूवी में काम करने के लिए करोड़ों रुपए मिल जाते हैं। इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट से जो पैसे मिलता है वो अलग। विराट कोहली जैसे दिग्गज क्रिकेटर जिनकी ब्रांड वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है वो भी इस लिस्ट में काफ़ी दूर हैं। यहाँ तक कि रोनाल्डो, मेसी जैसे वर्ल्ड फेमस फुटबॉल प्लेयर जो किसी भी क्लब से खेलने के लिए $1 मिलियन ले लेते हैं वो भी इस लिस्ट में काफ़ी दूर हैं। इन अमीर लोगों की लिस्ट में दो तरह के लोग सबसे ज़्यादा होते हैं। पहले होते हैं बिजनेसमैन जो अपना खुद का बिजनेस करते हैं। दूसरे होते हैं इन्वेस्टर्स जो उन्हीं लोगों के बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। अब देखो, एक बिजनेसमैन को सबसे पहले एक बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया चाहिए जिसके ऊपर वो काफ़ी रिसर्च करता है, उसके मार्केट को समझता है, फिर काफ़ी सारा पैसा लगाता है, मेहनत करता है और कई सारे सेक्रीफाइसेस करता है, तब जाकर वो कहीं एक बड़ा सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा कर पाता है। वहीं अगर इन्वेस्टर को देखा जाए तो उसे इतना सब कुछ करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती। उसे बस शेयर मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड कंपनीज में किसी को भी उठाना है और रिसर्च करनी है, जिसके बाद अगर उसे सब कुछ सही लगता है तो वो अपने पैसे उसमें इन्वेस्ट कर देता है। अब क्योंकि उस इन्वेस्टर ने अपना पैसा उस कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो उसे भी उस कंपनी के प्रॉफिट्स में से हिस्सा मिलता है। अब इन्वेस्टर्स के पास बिजनेस के ऊपर सबसे बड़ा अपर हैंड होता है कि उसे बिजनेसमैन की तरह ढेर सारा पैसा नहीं चाहिए होता स्टार्ट करने के लिए। वो एक छोटे अमाउंट से भी आसानी से स्टार्ट कर सकता है। हालांकि अगर बिजनेस सक्सेसफुल हो जाए तो बिजनेसमैन अनलिमिटेड प्रॉफिट अर्न कर सकता है, जबकि एक इन्वेस्टर को उसके शेयर्स होल्डिंग के अकॉर्डिंग ही प्रॉफिट्स में से हिस्सा मिलता है। तो इसीलिए इन्वेस्टर्स का प्रॉफिट लिमिटेड होता है, लेकिन उसे बिजनेसमैन की तरह ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना पड़ता और ना ही ज़्यादा पैसे लगाने पड़ते हैं। अब आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसे कई इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने सिर्फ कुछ हज़ार रुपये लगाकर करोड़ रुपये कमाए हैं। ऐसे कई रियल लाइफ एग्जाम्पल्स आपको आसानी से गूगल पे मिल जाएंगे। ऐसा ही एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है सर राकेश झुनझुनवाला का। 1985 में राकेश झुनझुनवाला अपने पिता के पास गए और उन्होंने अपने पिता से शेयर मार्केट में लगाने के लिए कुछ पैसे मांगे। अब उनके फादर ने उस समय अपने बेटे को 5,000 रुपये दिए। हालांकि 5,000 रुपये उस समय काफ़ी बड़ी बात थी। उन्होंने इन पैसों से टाटा की घड़ी बनाने वाली कंपनी टाइटन के शेयर्स तुरंत खरीद लिए। कुछ सालों बाद जब इन शेयर्स की वैल्यू बढ़ी तो इनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। इसके बाद तो इन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं और उन्होंने इसी शेयर मार्केट के जरिए 5,000 रुपये से आज के टाइम पे $5.8 बिलियन बना लिया। अभी जल्दी ही जब राकेश झुनझुनवाला सर मरे तब वो इस दुनिया के 438वें अमीर इंसान थे। अब सिर्फ राकेश सर ही नहीं बल्कि ऐसे बहुत सारे इंडियंस हैं जिन्होंने शेयर मार्केट के जरिए बहुत ज़्यादा पैसा कमाया है। लेकिन फिर भी दोस्तों आपको ये जान के काफ़ी हैरानी होगी कि अमेरिका में जहाँ 56% लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वही इंडिया में सिर्फ 10% ही लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अब ये नंबर कम होने के कई रीजंस हैं जिनको हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम इन 4 बेसिक्स और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे। पहला पॉइंट है, आखिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से लोग इतना अमीर क्यों होते हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है। दूसरा पॉइंट है, क्या हम लोग भी शेयर मार्केट से इतने अमीर बन सकते हैं। तीसरे पॉइंट में शेयर मार्केट के बेसिक्स जैसे शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर्स क्या होते हैं, शेयर मार्केट में इस्तेमाल होने वाली सभी बेसिक टर्म्स के बारे में जानेंगे। चौथे पॉइंट में हम जानेंगे कि सेविंग्स अकाउंट, एफडी, प्रॉपर्टी या शेयर मार्केट में से किस में हमें अपने पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। और आखिर में पांचवा पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर इसके बारे में आपको नहीं मालूम तो आपको फिर शेयर मार्केट और इन्वेस्टिंग की कितनी भी नॉलेज क्यों ना हो, सब बेकार है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आदित्य AKA फाइनेंशियल मानव और मेरा इस चैनल के थ्रू सिर्फ एक ही गोल है, आप तक रियल फाइनेंशियल एजुकेशन पहुंचाना, क्योंकि ये एजुकेशन हमें हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस में नहीं मिलती। तो पहले आप इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको इस वीडियो में से कुछ भी वैल्यू मिलती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, जिससे मुझे ये पता चल सके कि आप तक वैल्यू पहुँच रही है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1, आखिर वॉरेन बफेट से लेकर इंडिया के राकेश झुनझुनवाला शेयर मार्केट से इतने अमीर कैसे बने।
इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो इसके पीछे दोस्तों 2 कारण हैं। पहला है ग्रोथ रेट। अगर दोस्तों आपको अपनी लाइफ में अमीर बनना है तो आपको अपने पैसों को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ग्रो करना होगा। और जब बात होती है ग्रोथ रेट की, तो दूसरे इन्वेस्टिंग ऑप्शंस के कंपैरेटिवली शेयर मार्केट में लगाए पैसे जल्दी ग्रो होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? तो इसका रीज़न है कंपाउंड इंटरेस्ट। स्कूल और कॉलेजेस में हम लोगों को सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाए तो जाते हैं, लेकिन इनके बीच का अंतर और रियल लाइफ में कंपाउंड इंटरेस्ट की अहमियत को बिल्कुल नहीं समझाया जाता। फॉर एग्जांपल, जिन 1000 रुपये को 10% रेट से सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू अपना 10x यानी 10,000 होने के लिए लगभग 100 साल लगेंगे, उसी 1000 रुपये को सेम रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू अपना 10x होने में 24 से 25 साल लगेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि शेयर मार्केट में लगाए हुए पैसे कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू ग्रो होते हैं, ना कि सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू, और इसीलिए वो इतनी जल्दी ग्रो हो पाते हैं। दूसरा कारण है टैक्स सेविंग। इसे हम एक सिंपल एग्जांपल समझते हैं। श्याम एक अच्छी पोजीशन पे आईटी सेक्टर में जॉब करता है, जहां पर वो सालाना 8 लाख रुपए तक कमा लेता है। अब नए टैक्स रिजीमे के अकॉर्डिंग श्याम 6 लाख से 9 लाख के बीच वाले टैक्स ब्रैकेट में पड़ता है, तो इसीलिए उसे अपनी एनुअल इनकम का 10% एज अ टैक्स देना होगा। अब कैलकुलेशन को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना बनाते हुए हम सिंपली 8 लाख रुपये में 10% टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं, जो होता है 80,000 रुपये। वहीं श्याम का दोस्त राजू एक इन्वेस्टर है, जिसने 2021 में अडानी पावर लिमिटेड के 2000 शेयर्स, जो उस समय 100 रुपये के मिल रहे थे, खरीद लिए। तो यहाँ राजू की टोटल इन्वेस्टमेंट हुई 2 लाख रुपये की। अब 1 साल बाद कंपनी की अच्छी परफॉर्मेंस के चलते 2022 में उसके शेयर्स की कीमत 100 रुपये पर शेयर से 400 रुपये पर शेयर हो गई। अब क्योंकि राजू के पास 2000 शेयर्स थे, जिनकी कीमत 2021 में 2 लाख रुपये थी, वही 2022 में उनकी वैल्यू 8 लाख रुपये तक पहुँच चुकी थी। अब राजू ने जब अपने शेयर्स बेचे तो उसे अपने प्रॉफिट पे LTCG यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, जो होगा उसके प्रॉफिट का 10%। अब दोस्तों, ऐसा कोई भी टैक्स आपको 2018 से पहले नहीं देना पड़ता था, लेकिन 2018 के बाद रूल्स में चेंजेस किए गए, जहां पे इस टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें आपको अपने 1 साल से ऊपर होल्ड किए हुए इन्वेस्टमेंट के ऊपर 10% एज अ LTCG यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स गवर्नमेंट को पे करना होगा। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे, अरे श्याम को भी 10% देना है और राजू को भी 10% देना है, तो इसमें टैक्स सेविंग क्या हुआ? तो दोस्तों, LTCG आपके प्रॉफिट्स पे देना पड़ता है, ना कि आपकी इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू पे। राजू की शेयर्स की वैल्यू 2022 में 8 लाख रुपए हो गई थी, जिसमें से तो 2 लाख रुपए उसकी खुद की इन्वेस्टमेंट थी। तो यानी उसे अपनी 2 लाख की इन्वेस्टमेंट पे 6 लाख रुपए का प्रॉफिट यानी कैपिटल गेन हुआ था, जिसपे उसे 10% जो कि 60,000 रुपये एज अ LTCG देना होगा। अब अगर हम इसे श्याम के टैक्स से कंपेयर करें तो वो 20,000 रुपये कम टैक्स उसे देना होगा, वो भी सेम 8 लाख रुपए के अमाउंट पे। अब जो 8 लाख रुपए कमाने के लिए श्याम को दिन रात मेहनत करनी पड़ी होगी, ओवर टाइम करना पड़ा होगा और फैमिली के टाइम को सेक्रीफाइस करना पड़ा होगा, उसी 8 लाख रुपए को राजू ने अपनी 2 लाख की इन्वेस्टमेंट से 1 साल के अंदर बिना ज़्यादा कुछ सेक्रीफाइस किए कमा लिए थे। इसी को दोस्तों कहते हैं पैसों से पैसा कमाना। जिसे ये आता है, उसे अमीर बनने से दुनिया में कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। फिर भी दोस्तों, ये एक छोटा सा रिटर्न था। सोचो, अगर राजू ने अपने पैसे आगे 5 साल, 10 साल या 15 साल इन्वेस्टेड रखे होते, तो जो शेयर आज 400 रुपये का है, वो हो सकता है आने वाले 15 सालों में 4,000 रुपये का हो जाए। जो अभी प्रॉफिट उसे लाखों में हो रखा है, वो कल को कई करोड़ों में हो सकता है। बस शर्त यह है कि आपको शेयर्स खरीदते समय ये याद रखना होगा कि आपको इसमें लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहना चाहिए। अब ऐसे एग्जाम्पल सुनने के बाद, वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला जैसे कई लोगों के बारे में पढ़ने के बाद, अक्सर लोगों के मन में एक सवाल तो जरूर आता है, क्या मैं भी इतना रिटर्न अचीव कर पाऊंगा? क्या मैं भी शेयर मार्केट से अमीर बन सकता हूँ? दोस्तों, क्या आपके मन में भी यही सेम सवाल आते हैं? यस और नो कमेंट जरूर करना। खैर, इन सवालों का एक सिंपल आंसर है, आप स्टॉक मार्केट से कितना पैसा बना पाओगे ये डिपेंड करता है कि आपने किस में पैसा इन्वेस्ट किया है, कितना पैसा इन्वेस्ट किया है और मोस्ट इम्पोर्टेंटली कब इन्वेस्ट किया है। एक छोटी इन्वेस्टमेंट टाइम के साथ एक बहुत बड़ा अमाउंट बन सकता है अगर आपने उसे सही शेयर या कंपनी में, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है तो। आप सोच रहे होंगे कि यार, ये तो हमें भी पता है कि सही शेयर आपको अमीर बना सकता है, लेकिन प्रॉब्लम तो यही है ना कि हमें शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो हम सही शेयर्स कैसे चुनेंगे? तो पॉइंट 3 में यही सब बेसिक्स लेकिन इम्पोर्टेंट बातों के बारे में जानेंगे। देखो, शेयर मार्केट क्या है, इसे एकदम बच्चों की भाषा में समझें तो एक बार मर्ज करो कि यहाँ शेयर मार्केट की जगह अगर एप्पल मार्केट लिखा होता तो उससे आप क्या समझते हो? ऐसा मार्केट जहाँ से आप सिर्फ एप्पल यानी सेब खरीद सकते हो।
सपोज करो कि आप वहाँ से एक एप्पल खरीद के अपने साथ ले आते हो। अब मान लो आपके 3 दोस्त यहाँ आपका इंतज़ार कर रहे थे, जिनके साथ आपको एप्पल को इक्वली शेयर करना होगा। अब आप सिंपली उस एप्पल के 4 इक्वल हिस्से करोगे, जिसमें से 3 हिस्से दोस्त ले लेंगे और 1 हिस्सा आपके पास रहेगा। जहाँ पहले उस पूरे एप्पल के सिर्फ आप ओनर हुआ करते थे, अब आपके साथ साथ आपके तीनों दोस्त भी ओनर हैं, लेकिन पूरे एप्पल के नहीं, उसके सिर्फ 1/4 हिस्से के। ऐसे ही पीसेस को रियल लाइफ में शेयर्स कहते हैं। उस एप्पल को बिजनेस, और जहाँ ये बिजनेस के शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं उसे शेयर मार्केट कहते हैं। तो यानी कि शेयर मार्केट और कुछ नहीं बल्कि आपके लोकेलिटी में लगने वाले वेजिटेबल मार्केट और फ्रूट मार्केट जैसा है, जहाँ बस वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की जगह आपको बिजनेस के शेयर्स या ओनरशिप बेची जाती है। आप सोच रहे होंगे कि शेयर्स लेके हमें कैसी ओनरशिप मिलेगी। अब जैसे आपके दोस्त एप्पल के 1/4 पीस लेने के बाद उस एप्पल के 1/4 ओनर बन गए थे, ठीक वैसे ही जब आप शेयर मार्केट से किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो तो आप उन शेयर्स के परसेंटेज के अकॉर्डिंग उस कंपनी के उतने परसेंट के ओनर बन जाते हो। इसे एक एग्जांपल समझते हैं। अगर आपने XYG के 200 शेयर्स खरीदे जो कि उस कंपनी के टोटल शेयर्स का सिर्फ 2% है, तो आप उस XYG कंपनी के 2% ओनर बन जाते हो। अब आपके नॉर्मल मार्केट्स जैसे कि सब्जी मंडी हर गली और चौराहे पे मिल जाती है, लेकिन अपने शेयर मार्केट हर गली और चौराहे पे नहीं मिलते, क्योंकि ये पूरे इंडिया में सिर्फ 2 ही हैं। पहला है NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा है BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, मैंने यहाँ स्टॉक एक्सचेंज का है, ना कि स्टॉक मार्केट। तो अब ये स्टॉक एक्सचेंज और स्टॉक मार्केट में क्या अंतर है? दोस्तों, स्टॉक एक्सचेंज वो प्लेस होती है जहाँ इंडिविजुअली स्टॉक्स बेचे और खरीदे जाते हैं। वहीं स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट एक काफ़ी ब्रॉड टर्म होता है, जिसके अंदर वर्ल्ड के सारे स्टॉक एक्सचेंजेस आ जाते हैं, चाहे वो इंडिया का NSE BSE हो, अमेरिका का NASDAQ हो या फिर और कंट्रीज़ के दूसरे स्टॉक एक्सचेंजेस। अब यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात दोस्तों पता है क्या है, कि आपको अपने नॉर्मल मार्केट्स की तरह खुद वहाँ जाके शेयर्स खरीदने या बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप आराम से अपने घर पर बैठकर अपने मनचाहे रजिस्टर्ड, सिक्योर्ड और रिलायबल प्लेटफॉर्म से शेयर्स खरीद सकते हो और बेच सकते हो, वो भी बिना किसी टेंशन के। हालांकि एक टाइम हुआ करता था जब आपको खुद NSE या BSE में जाना पड़ता था और ब्रोकर्स के थ्रू शेयर्स खरीदने और बेचने पड़ते थे, जिसमें ब्रोकर्स काफ़ी ज़्यादा कमीशन खा लिया करते थे, जिसे आप स्कैम 1992 और बिग बुल जैसी मूवीज़ में देख सकते हो। खैर, अब आप शेयर्स में 2 तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो। पहला है डायरेक्ट, जहां आप अपने मन चाहे प्लेटफॉर्म पे किसी भी कंपनी को उठा लेते हो, उस पर रिसर्च करते हो और सब कुछ सही लगने पे उसी प्लेटफॉर्म के थ्रू उस कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हो और अपने पैसे इन्वेस्ट कर देते हो। दूसरा होता है इनडायरेक्ट। ये उन लोगों के लिए बेस्ट होता है जिनके पास कंपनी पिक करने का, उसे एनालाइज करने का, उसके बिजनेस को समझने का बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। अब ऐसे लोग अपने पैसे को म्यूचुअल फंड्स में लगाते हैं, जिसके अंदर एक्सपर्ट्स उन पैसों को अलग अलग शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं ताकि आपको बेहतर रिटर्न मिल सके। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। ये तो बात बिल्कुल सच है कि पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है, इसीलिए 1 रुपये भी सोच समझ कर कहीं भी इन्वेस्ट करना चाहिए। अब आज के टाइम पे पैसे इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो, गोल्ड में कर सकते हो, स्टॉक मार्केट में कर सकते हो, म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हो, और भी कई तरह के फंड्स हैं जिसमें आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन कहाँ पर पैसा लगाना सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है, इसे भी अच्छे से समझने के लिए एक और सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो ये है गोपाल, लक्ष्मण 1, माधव, लक्ष्मण 2 और लक्की। अब सपोज करो इन सभी के पास 1-1 लाख रुपए हैं। गोपाल अपने 1 लाख रुपए को बैंक में जाकर जमा करा देता है, लक्ष्मण 1 अपने 1 लाख रुपए की FD करा देता है, माधव अपने 1 लाख रुपए के शेयर्स खरीद देता है, वहीं लक्ष्मण 2 अपने 1 लाख रुपए की गोल्ड ज्वेलरी खरीद देता है, और आखिर में लक्की अपने 1 लाख रुपए प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देता है। अब दोस्तों, आपके अकॉर्डिंग इन पाँचों में से किसे सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा? अपने जवाब कमेंट करना। चलिए देखते हैं। देखा जाए तो गोपाल के पैसे 4% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से ही बढ़ेंगे, यानी कि उसे 4,000 रुपये इंटरेस्ट के तौर पर मिलेंगे। वहीं लक्ष्मण 1 ने जो 1 लाख रुपए की FD कराई थी, उस पर 6 से 8% तक का रिटर्न मिल सकता है, जिस पे 5 साल बाद लक्ष्मण 1 को लगभग 48,595 रुपये तक इंटरेस्ट मिलेंगे। यानी कि 5 साल बाद लक्ष्मण 1 के लगाए 1 लाख रुपए 1,48,595 रुपये हो जाएंगे। अब माधव के केस को देखें तो माधव ने अपने 1 लाख रुपए के शेयर्स खरीदे थे। अभी कुछ देर पहले हमने राजू का एग्जाम्पल देखा था, जिसमें उसने अपने 2 लाख की इन्वेस्टमेंट पे 6 लाख का प्रॉफिट कमा लिया था।
जिसे अगर कैलकुलेट करें तो उसने 300% का रिटर्न अचीव किया था। अब ये रिटर्न दोस्तों काफ़ी रेयर है, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है कि आपने आज जिस कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं वो आपको 300% रिटर्न दे पाएगी। लेकिन अगर कंपनी अच्छी है तो वो टाइम के साथ ग्रो होगी और आपको अच्छे रिटर्न्स ज़रूर देगी। तो मान लेते हैं माधव ने भी ऐसी ही किसी अच्छी कंपनी में अपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। सपोज करते हैं उसे पहले साल में कुछ भी प्रॉफिट नहीं होता, दूसरे साल में भी कुछ नहीं होता, यहाँ तक कि तीसरे साल में भी कुछ खास प्रॉफिट नहीं होता। अब क्योंकि कंपनी अच्छी है तो वो चौथे और पाँचवें साल में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है, जिससे माधव को 300% का प्रॉफिट होता है। तो 5 साल बाद माधव के 1 लाख 4 लाख में ग्रो हो जाएंगे। वहीं लक्ष्मण टू के केस में देखा जाए तो उसने अपने 1 लाख रुपये गोल्ड में इन्वेस्ट किए हैं। तो गोल्ड का रेट यूजली 5% के रेट से ही बढ़ता है। वहीं लक्की के केस में देखें तो लक्की ने अपने 1 लाख रुपये प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया हुआ है। अब वैसे तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए होता है, लेकिन लक्की ने शहर से काफ़ी दूर एक सस्ती प्रॉपर्टी खरीद ली है। अब रियल इस्टेट प्रॉपर्टीज़ भी कभी ग्रो होती हैं तो कभी उनके आसपास कुछ खास डेवलपमेंट ना होने की वजह से बिल्कुल ग्रो नहीं होती। अगर ग्रो होती हैं तो उनका यूजुअली ग्रोथ रेट 5 से 10% के बीच में ही होता है। अब इन पाँचों को देखा जाए तो 5 साल में सबसे ज़्यादा रिटर्न माधव ने कमाए, क्योंकि उसने अपने पैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया। अब यहाँ बात अगर रिस्क की जाए तो पांचों इन्वेस्टमेंट्स में से शेयर मार्केट में कंपैरेटिवली ज़्यादा रिस्क होता है। अब यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिसको याद रखना बहुत ज़रूरी है वो है नॉलेज। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी ज़रूरी है। आपको शेयर्स पर रिसर्च करना आना चाहिए, आपको ये पता लगाना आना चाहिए, ये एनालिसिस करना आना चाहिए कि कौन सी कंपनी फ्यूचर में ज़्यादा ग्रो करेगी। जैसा कि मैंने शुरुआत में एक एग्जांपल दिया था कि राकेश झुनझुनवाला सर ने अपनी नॉलेज और एनालिसिस के हिसाब से टाइटन के शेयर्स चुने थे, जिनकी वैल्यू फ्यूचर में कई गुना ज़्यादा बढ़ गई थी। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि उनकी एनालिसिस बिल्कुल सटीक था। इसी तरह से आज हम एनालिसिस करके अगर सही कंपनी को पिक कर लेते हैं तो वो हमें फ्यूचर में करोड़पति आसानी से बना सकती है। लेकिन अगर कोई कहता है कि यार मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे तो शेयर मार्केट का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, या कोई कहता है कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है शेयर्स पिक करने और उसे एनालाइज करने के लिए, तो ऐसे लोगों के लिए म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स जैसे ऑप्शंस में इन्वेस्ट करना बेस्ट रहेगा। इनमें देखा जाए तो इंडिविजुअल स्टॉक्स डायरेक्ट पिक करके एनालाइज करके इन्वेस्ट करने से कंपैरेटिवली कम रिस्क होता है। अब रिस्क कम होता है तो रिटर्न भी कम ही होता है, और इंडिविजुअल स्टॉक्स में खुद एनालाइज करके इन्वेस्ट करने में रिस्क ज़्यादा होता है तो रिटर्न भी काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने पैसे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हो। लेकिन हाँ, कभी भी ज़्यादा पैसे बैंक में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ ग्रो होने की बजाय इन्फ्लेशन के कारण उनकी वैल्यू टाइम के साथ घटती है। अब आप शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो क्यों करते हो, और अगर नहीं करते तो क्यों नहीं करते, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। पॉइंट नंबर 5 है रियलिटी ऑफ स्टॉक मार्केट। अगर आप कभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो इस पॉइंट को हमेशा याद रखना। शेयर मार्केट एक जादू की तरह है जो कभी लोगों को रातों रात अमीर बना सकता है तो कभी रातों रात गरीब भी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने शेयर मार्केट में पैसे लगाए और आज वो दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक है। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो करोड़पति से एकदम कंगाल हो गए हैं। इसका सबसे बेस्ट और रियल एग्जांपल है रिलायंस कैपिटल। 2 जनवरी 2007 में रिलायंस कैपिटल का शेयर 704 रुपये का था और 6 अगस्त 2007 में रिलायंस कैपिटल के शेयर्स की वैल्यू 2161 रुपये हो गई। मतलब 8 महीने में ही इस शेयर की वैल्यू 300% से भी ज़्यादा रेट से बढ़ी थी। इस टाइम पीरियड के बीच जिन लोगों ने पैसे लगाए थे वो लोग तो करोड़पति बन ही चुके थे। लेकिन फिर शुरू होता है इस शेयर के गिरने का सिलसिला। अगले 2-3 महीनों तक लगातार इस शेयर की वैल्यू गिरती रहती है। अगस्त में जो शेयर 2161 रुपये का था उसकी वैल्यू अक्टूबर 18 के आते आते सिर्फ 400 रुपये हो गई थी। मतलब 3 महीनों में ही शेयर की वैल्यू 500% गिर गई थी। और इतना ही नहीं, इस शेयर की वैल्यू गिरते गिरते आज के टाइम पे इसकी वैल्यू सिर्फ 10 रुपये हो गई है। मतलब जहां इस शेयर ने कई लोगों को करोड़पति बनाया तो ये बात भी सच है कि इसी शेयर ने बहुत सारे लोगों को कंगाल भी कर दिया। हालांकि इस लॉस को देखकर ये बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि शेयर मार्केट हमारे लिए नहीं है, अगर हमने भी अपना पैसा लगाया तो हमारे भी पैसे डूब जाएंगे। देखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर कई इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने उसे सही टाइम पर सेल कर दिया होगा, जिससे उन्हें काफ़ी कम लॉस हुआ होगा। ऐसे सिनेरियोज में इन्वेस्टमेंट का सबसे जाना माना रूल काम आता है, जो है डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। मतलब कभी भी अपने सारे पैसे किसी एक कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए।
बल्कि अपनी इन्वेस्टमेंट अलग शेयर्स में करके अपने पोर्टफोलियो में वैरायटी लानी चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने सारे पैसे शेयर मार्केट में ही इन्वेस्ट कर दो, बल्कि आप कुछ पैसों को प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, और भी कई तरह के फंड्स हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इसी को दोस्तों कहते हैं एसेट एलोकेशन। इसके अलावा ये हमेशा ध्यान रखें कि शेयर्स को लंबे समय तक खरीदने के अलावा समय समय पर उन कंपनीज़ के फंडामेंटल्स को भी चेक करते रहना चाहिए। ये देखते रहना चाहिए कहीं कंपनी में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही, और जैसे ही आपको कोई गड़बड़ नज़र आती है वैसे ही आप अपने शेयर्स सही टाइम रहते बेचकर फ्यूचर में आने वाले लॉसेस से बच सकते हो। लेकिन ये गड़बड़ पता कैसे चलेगी? ये कैसे पता चलेगा कि कौन से शेयर्स फ्यूचर में ग्रो करेंगे, कहाँ पर पैसा लगाना सही है, कहाँ पर पैसा लगाने में रिस्क कम है, ऐसे कौन से शेयर्स हैं जहाँ पे कम पैसे लगा के ज़्यादा रिस्क कमाया जा सकता है। ये सब जानने के लिए काम आता है फंडामेंटल एनालिसिस। जैसे कि कंपनी अगर लार्ज कैप है तो उसमें कम रिस्क है, कंपनी अगर मिड कैप है तो उसका रिस्क काफ़ी मॉडरेट होता है, अगर कंपनी स्मॉल कैप है तो रिस्क काफ़ी हाई होता है। हालांकि प्रॉफिट के साथ भी ऐसा ही कुछ होता है, जहाँ पर रिस्क ज़्यादा होता है वहाँ पर प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है, और जहाँ पर रिस्क कम होता है वहाँ पर प्रॉफिट भी कम ही मिलता है। अगर आप ये सब सीखना चाहते हो कि कंपनीज़ के फंडामेंटल्स को चेक करके ये कैसे पता लगाया जाता है कि कौन से शेयर्स फ्यूचर में ग्रो करेंगे, कहाँ पर पैसा लगाने से आपको प्रॉफिट होगा, ये सब सीखने के लिए आपको दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस सीखना होगा। तो अगर आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊँ और प्रैक्टिकली एक कंपनी को एनालाइज करूँ, तो अभी वीडियो ऑन फंडामेंटल एनालिसिस कमेंट करो। जितने ज़्यादा कमेंट होंगे उतनी जल्दी मैं इस वीडियो को आप तक लाने की पूरी कोशिश करूँगा। और हाँ, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करना। साथ ही आप फाइनेंस और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो कमेंट सेक्शन में बताना जरूर।